देख रहे हैं GGS न्यूज 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। सभी सम्मानित देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इस वैश्विक महामारी में स्वस्थ होंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार, MLC शिक्षक प्रत्याशी, मेरठ सहारनपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। मैं भी एक शिक्षक हूं। साथियों, आपके साथ इस वीडियो को साझा करने का मेरा एक खास उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में निजीकरण या व्यवसायीकरण। साथियों, शिक्षा को लेकर के मेरी जो समझ है, किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था के 3 ही मूल उद्देश्य होते हैं, जिसमें पहला उद्देश्य है सबको शिक्षा, दूसरा उद्देश्य है समान शिक्षा, तीसरा और अंतिम उद्देश्य है सार्थक शिक्षा। साथियों, इन 3 मूल उद्देश्यों के साथ किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था देश को समृद्धि एवं तरक्की के रास्ते पर ले जा सकती है। भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 85% शिक्षा व्यवस्था निजी शिक्षण संस्थाओं के हाथों में है। साथियों, आज का सवाल ये है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में निजीकरण क्यों किया गया। जितना मेरी समझ है वो ये है कि भारत सरकार के पास आजादी के बाद शायद इतने संसाधन नहीं थे कि वो देश की पूरी आबादी को शिक्षा व्यवस्था मुहैया करा सके। इसी उद्देश्य से भारत की सरकार ने भारत के समृद्ध लोगों को, भारत के पूंजीपतियों को, भारत के उद्योगपतियों को, भारत के उन तमाम सामाजिक संगठनों को जो लोग समाज हित में काम करने के इच्छुक थे, उनको निजी शिक्षण संस्थाएं खोलने के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन उनके लिए 2 बड़ी जरूरी शर्तें थी। पहला शर्त यह था कि कोई भी निजी शिक्षण संस्थान अपने संस्थानों से 1 भी रुपए का प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। दूसरा जो जरूरी शर्त यह था कि निजी शिक्षण संस्थानों का ट्यूशन फीस से आया हुआ पैसा, उसका 80% पैसा शिक्षकों की सैलरी में खर्च किया जाएगा। इन 2 बड़ी जरूरी शर्तों के साथ भारत सरकार ने निजी शिक्षण संस्थाओं को चलाने की अनुमति अपने देश के अंदर दी। अब सवाल ये उठता है कि आज के इस दौर में निजी शिक्षण संस्थान क्या अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल हुए हैं? मुझे लगता है कि पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। देश के 80% से भी ज्यादा शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जो मोटा मुनाफा कमाते हैं। इसको जानने के लिए आपको कोई विशेष दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। आप अगर चाहें तो अपने आसपास के किसी भी निजी शिक्षण संस्थान को प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक का कोई भी संस्थान आप देख सकते हैं। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये संस्थान प्रॉफिट कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं। जितनी मेरी एनालिसिस है उसमें 80% संस्थान ऐसे हैं जो मोटा मुनाफा कमाते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जिसको मैं जानता हूं, वो 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 20 करोड़ नहीं, 50 करोड़ नहीं, 100 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा 1 साल के भीतर कमाते हैं। इसका मतलब जो संस्थान मुनाफा कमा रहे हैं, ऐसे संस्थान देश में 80% से भी ज्यादा हैं। अगर ये संस्थान मुनाफा कमाते हैं तो इसका मतलब सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हैं। अगर सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे तो वो संस्थान मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये फर्जीवाड़ा करते कैसे हैं, संस्थान की मुनाफाखोरी होती कैसे है। उसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा और बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। साथियों, जैसे मैंने बताया कि ट्यूशन फीस का 80% पैसा शिक्षकों की सैलरी में खर्चा होना चाहिए। लेकिन अगर कोई संस्थान ज्यादा मुनाफा में है या भारी मुनाफा में है, इसका मतलब शिक्षकों की सैलरी का एक बहुत बड़ा शेयर वो नहीं दे रहा है। इसका मतलब शिक्षकों के हक को मार रहा है, तभी वो मुनाफे में जा सकता है। तो आज हमें समझने की जरूरत ये है कि देश का राष्ट्र निर्माता आज निजी शिक्षण संस्थाओं के हाथों से शोषण का शिकार हो रहा है। साथियों, इस वैश्विक महामारी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि ये हमारे लिए आपदा भी है और अवसर भी है। शायद शिक्षकों के हालात को समझने के लिए
इससे बेहतर मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपको पूरी डिटेल में बताना चाहता हूं। आज आपने देखा इस वैश्विक महामारी में वो संस्थान जो करोड़ों रुपए का मुनाफाखोरी करते हैं, सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हैं, ऐसे संस्थानों ने लॉकडाउन के 1 महीने बीतने के बाद ही शिक्षकों की सैलरी देना बंद कर दिया। बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो पिछले साल भर से सैलरी नहीं दिए हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक की सैलरी शिक्षण संस्थानों ने नहीं दिया। और शिक्षकों के हालात को समझने के लिए आजकल के समाचार पत्र और न्यूज काफी हैं। मैंने खुद एक समाचार पत्र में पढ़ा कि कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो सब्जी बेचने को मजबूर हैं, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने लेबर का काम शुरू कर दिया, और सबसे दुख की बात तो ये है कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने तंगी के चलते इस वैश्विक महामारी में आत्महत्या को चुन लिया। ये देश के राष्ट्र निर्माताओं के हालात हैं। देश का राष्ट्र निर्माता यानी कि शिक्षक। हम शिक्षकों को भगवान से भी बड़ा कहते हैं। हम ये भी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब जिस देश में शिक्षकों का स्थान भगवान से भी बड़ा हो और उस देश में भगवान से भी बड़े व्यक्ति का शोषण हो, इसका मतलब देश के राष्ट्र निर्माता का शोषण। देश के राष्ट्र निर्माता का शोषण का मतलब कि राष्ट्र का शोषण। अगर किसी देश में राष्ट्र का शोषण हो रहा है तो उस राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। गांधी जी ने भी आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना देखा था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस वैश्विक महामारी में आत्मनिर्भर भारत के बारे में बोला था। मैं आपको बता दूं कि अगर इस देश की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरी तो देश किसी भी हालात में ना आत्मनिर्भर बनेगा ना विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि जिस देश में गुरु का शोषण हो वो देश विश्व गुरु कभी नहीं बन सकता। इन सबको करने के पीछे जो निजी शिक्षण संस्थान हैं वो जिम्मेदार हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो सरकार की है। सरकार के रहते हुए भी देश के राष्ट्र निर्माताओं का शोषण होना सरकार की पूरी नाकामयाबी को दिखाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारें जानबूझकर ऐसा कर रही हैं, ये बात हमें समझना होगा। अगर देश की शिक्षा व्यवस्था का आकलन आप करेंगे, देश के राष्ट्र निर्माताओं के हालात के बारे में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सारी सरकारें निजी शिक्षण संस्थाओं को चलाने में पूरी तरह से फेल हो गई। साथियों, मैं आपको यहाँ ये बताना जरूरी समझता हूँ कि अगर किसी देश में जब किसी मुद्दे पर सरकार विफल हो जाती है, सरकार फेल हो जाती है, तो उस देश का आम जनमानस उस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ता है और एक बेहतर विकल्प जरूर दे पाता है। तो आज हमें, आपको और पूरे देश को ये समझना होगा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कैसे किया जाए, भारत की शिक्षा व्यवस्था को आने वाले समय के लिए कैसे तैयार किया जाए। अगर शिक्षकों का शोषण होता है तो इसका मतलब कि शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। जो मैंने 3 उद्देश्य आपको बताए थे, सबको शिक्षा, समान शिक्षा और सार्थक शिक्षा। जो तीसरा और अंतिम उद्देश्य है शिक्षा का, वो सार्थकता है। इसका मतलब हम शिक्षा की सार्थकता को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पूरा नहीं करने का मतलब हम देश की शिक्षा व्यवस्था सही दिशा में नहीं भेज पा रहे हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे विशेष अपील करना चाहता हूं कि हम सभी लोग मिलके, हम अलग अलग विचारधारा के हो सकते हैं, हम अलग अलग सोच के हो सकते हैं, हम अलग अलग क्षेत्र के हो सकते हैं, लेकिन हमारी एक ही मांग है कि देश की शिक्षा व्यवस्था सही रास्ते पे चले और देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो हर एक जनमानस के हित में हो और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पर्याप्त हो और देश को विश्व स्तर पर खड़ा करने के लिए तैयार हो और हम विश्व गुरु बन पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का दोबारा आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। आप देख रहे हैं GGS News 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग।